गुजरात 2002। एक ट्रेन में 59 लोग जिंदा जल गए और फिर पूरा गुजरात आग में जल गया। 2000 से ज्यादा लोगों की मौतें, हजारों उजड़े घर और इस सब के बीच एक आदमी जिसने इस त्रासदी को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। आज मैं आपको बताऊंगा वो कहानी जो किसी ने आपको इस तरह नहीं बताई होगी। कैसे गोधरा कांड ने एक डूबते मुख्यमंत्री को हिंदू हृदय का सम्राट बना दिया। मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। कैसे राजकोट में सिर्फ 1472 सीट जीतने वाला शख्स पूरे देश का प्रधानमंत्री बन गया। गोधरा कांड के 70 घंटे के भीतर गुजरात में जो हुआ वो सिर्फ दंगे नहीं थे, वो एक राजनीतिक रणनीति थी और इस रणनीति के आर्किटेक्ट थे नरेंद्र मोदी। India, a sitting chief minister Narendra Modi has been questioned on the role of his government in mass murders in connection with the post-Godhra riots in Gujarat. आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक मुख्यमंत्री ने दंगों के माहौल में गुजरात गौरव यात्रा निकाली, कैसे राहत शुरू को बच्चा पैदा करने वाला केंद्र कहा और कैसे अपने ही दोस्त हरेन पांड्या का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। यह कहानी बेहद चौंकाने वाली है, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। More than 500 people dead, most of them innocent civilians, and you're calling this excellent work? 27 फरवरी 2002, गोधरा कांड। यह घटना मोदी की राजनीतिक जीवन के लिए एक संजीवनी का काम करती है। गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत का राजनीतिक मंच बदल जाता है। उसी शाम विश्व हिंदू परिषद ने अगले दिन गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। गोधरा कांड वाले दिन ही एंटी मुस्लिम घटनाएं सामने आने लगती है, खुफिया सूचनाएं आने लगती है। अगर कल विश्व हिंदू परिषद के गुजरात बंद के दौरान कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो गुजरात में दंगे हो सकते हैं। आईपीएस संजय भट्ट ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही सूचित कर दिया था। लेकिन सुनिए, एक मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का काम क्या होना चाहिए था। गुजरात पहले ही सांप्रदायिकता के बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था, जिसे सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी। गोधरा कांड जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के वक्त एक मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का काम था कि वो अपराधियों को पकड़े, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए और प्रशासन के माध्यम से यह सुनिश्चित करे यह घटना पूरे गुजरात को दंगों में न ढकेल दे। लेकिन मोदी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि मोदी की मौन सहमति से अगले दिन गोधरा कांड के पीड़ितों के शव को अहमदाबाद की सड़कों पर घुमाया गया। इससे आम हिंदू जनता भड़क गई और मुसलमानों पर संगठित तरीके से हमले होने लगते हैं। इस वक्त तक टीवी पर न्यूज चैनलों की संख्या भी बढ़ चुकी थी। पहली बार देश में दंगों को टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। 28 फरवरी से 2 मार्च तक लगातार 3 दिन एक तरफा हमले हुए। इन दंगों में 2000 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। राज्य मशीनरी एकदम गायब रहती है। ऐसे लोगों के घर के एक एक सदस्य को जिंदा जलाया जाता है जिनका गोधरा कांड से कोई संबंध नहीं था। मेरी बेटी 3.5 साल की मेरी गोद में थी, उसको लेके पटक दिया नीचे। और फिर 1 मार्च को जी न्यूज टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मोदी ने संयमित बयान देने के बजाय न्यूटन के सिद्धांत वाली बात कह डाली। मोदी ने कहा, क्रिया प्रतिक्रिया की चेन चल रही है, हम चाहते हैं ना क्रिया हो ना प्रतिक्रिया। गोधरा में जो परसों हुआ, यहाँ पर 40 महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। इससे देश और विदेश में सदमा पहुँचना स्वाभाविक था। गोधरा के कई इलाकों में लोगों की क्रिमिनल टेंडेंसी रही है। इन लोगों ने पहले महिला टीचर का खून किया और अब जघन्य अपराध किया है, जिसकी प्रतिक्रिया हो रही है। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गोधरा कांड का जघन्य अपराध करने वाले के पक्ष में होता। कोई भी मुसलमान कभी गोधरा कांड को सही नहीं ठहरा सकता। गोधरा की घटना पर सबकी एक राय थी, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मोदी के बयानों से साफ है, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय इस घटना के बहाने पूरे गुजरात का माहौल उत्तेजित करने के मूड में थे, जिसके परिणाम स्वरूप गोधरा से भी अधिक यानी 40 गुना हिंदू और मुसलमान इन दंगों में मारे गए। मोदी की ऑफिशियल बायोग्राफी लिखने वाले लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय लिखते हैं, अगर गोधरा कांड ना होता और उसके बाद वायलेंस ना होता तो नरेंद्र मोदी वो ना बनते जो वे आज है। गुजरात दंगों से पहले गुजरात का असली बॉस कौन था? विश्व हिंदू परिषद और प्रवीण तोगड़िया। तोगड़िया के आगे कई मंत्री नतमस्तक होते थे। राम मंदिर आंदोलन के कारण 80 और 90 के दशक में ही आरएसएस के संगठनों ने गुजरात में अपना बड़ा नेटवर्क बना लिया था। गुजरात दंगों के दौरान सड़कों पर घूमने वाले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ही मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना रहे थे। लेकिन गुजरात दंगों के बाद मोदी भी हिंदू मसीहा के रूप में स्थापित हो गए। रामचंद्र की जय श्री राम। और बाद के सालों में उन्होंने प्रवीण तोगड़िया पर भी नियंत्रण पा लिया। मोदी ने सबसे पहले केशुभाई पटेल के करीबी नेताओं को साइडलाइन करना शुरू किया,
जिनमें से एक थे गुजरात के गृह मंत्री हरेन पांड्या। इससे पहले मोदी और हरेन पांड्या राजनीतिक मित्र हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके समीकरण बदल जाते हैं। मई 2002 में जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कंसर्न सिटीजन्स ट्रिब्यूनल गुजरात दंगों की जांच करने लगा, तो हरेन पांड्या ने अपना नाम ना जाहिर होने की शर्त पर इस ट्रिब्यूनल के सामने मोदी के खिलाफ गवाही दी। हरेन पांड्या ने गवाही में बताया कि गोधरा कांड की रात मुख्यमंत्री की यहाँ एक मीटिंग हुई थी, जिसमें मोदी ने गुजरात के सीनियर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हिंदुओं को अपना आक्रोश निकालने दे, लेकिन मोदी के खुफिया तंत्र के माध्यम से यह खबर मोदी तक पहुंच जाती है। कारवा मैगजीन के अनुसार रिटेन रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने गुजरात स्टेट इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल को निर्देश दिए कि दंगों की जांच करने वाले फैक्ट फाइंडिंग पैनल पर नजर रखे। इस बात को गुजरात इंटेलिजेंस के डीजी ने अपने रजिस्टर पर दर्ज कर लिया। इस रजिस्टर के 7 जून 2002 के दिन की एंट्री के अनुसार डॉक्टर पीके मिश्रा ने रेवेन्यू मंत्री हरेन पांड्या का नंबर ट्रैक करने के लिए दिया था। हरेन पांड्या की गवाही के बाद यह खबर मीडिया में आने लगती है कि मोदी के एक मंत्री ने गवाही दी है। 2 महीने के अंदर ही मोदी ने हरेन पांड्या को कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। आगे चलकर मोदी ने हरेन पांड्या को राजनीतिक रूप से पूरी तरह निपटा दिया, लेकिन असली सस्पेंस बाकी था, जो आपको इस वीडियो के आगे पता चलेगा। आपको याद होगा हरेन पांड्या नाम का एक शख्स जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे उस वक्त, और 2003 में गुजरात दंगों के ठीक बाद गोलियों से भुना हुआ उनका शरीर मिला था। गुजरात दंगों के करीब 1 महीने बाद 4 अप्रैल 2002 के दिन वाजपेयी गुजरात आते हैं। वाजपेयी ने समझदार नेता की तरह गुजरात में हुए दंगों को भारत के ऊपर एक धब्बे की तरह बताया। साथ ही मोदी को सार्वजनिक मंच पर राजधर्म निभाने की सलाह भी दी। वाजपेयी ने कहा, राजधर्म यह शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में कोई भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, और न ही संप्रदाय के आधार पर। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। दरअसल भाजपा के अंदर वाजपेयी भी मोदी को सीएम पोस्ट से हटाने का विचार कर रहे थे, लेकिन मोदी को आडवाणी का समर्थन प्राप्त था। अप्रैल 2002 में गोवा के पणजी में मोदी का भाग्य तय करने के लिए आलीशान मैरियट होटल में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। इस बैठक में मोदी ने खुद ही अपने इस्तीफे की पेशकश कर डाली। हालांकि कुछ लोगों ने इस संकट की घड़ी पर अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए पार्टी को बाध्य करने के लिए रणनीति के रूप में देखा। आरएसएस पूरी तरह से मोदी के साथ खड़ा हो जाता है। आडवाणी ने भी साफ कर दिया कि मोदी के इस्तीफे के बाद पार्टी अपने कोर वोटरों का सामना नहीं कर पाएगी। पत्रकार राजदीप सरदेसाई अपनी किताब में लिखते हैं, आडवाणी के भाषण का मतलब यह था कि मोदी अब हमारे कैडर के हीरो है। वहीं प्रधानमंत्री वाजपेयी की चिंता थी कि गुजरात दंगों के कारण कहीं उनके एनडीए के गठबंधन में दरार न पड़ जाए, जिसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और रामविलास पासवान जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त था। इससे केंद्र की सरकार खतरे में आ सकती थी। लेकिन अंत में आडवाणी के तर्क काम आते हैं और मोदी के इस्तीफे को अस्वीकार किया जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर आरएसएस, आडवाणी और जेटली सब मोदी के साइड खड़े हो जाते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे तो इस लेवल पर मोदी के साथ थे कि अगर केंद्र में वाजपेयी की सरकार भी गिर जाए तब भी उन्होंने मोदी को बचाने के लिए निर्देश दिए थे। भाजपा के शीर्ष नेताओं और आरएसएस को मोदी की तरफ देख अंत में वाजपेयी ने भी अपना पासा पलट लिया। वे वाजपेयी जो मोदी को गुजरात के सीएम पद से हटाने की सोच रहे थे, वे खुद भी मोदी की लाइन पर चलने लगते हैं। भारत की राजनीतिक इतिहास में यह दुर्लभ है कि एक प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री की लाइन पर चलना पड़ रहा हो। वे मोदी जो राजकोट में जैसे तैसे चुनाव जीते थे, वे एक घटना के बाद मोदी हिंदू सम्राट के रूप में स्थापित हो चुके थे। मैरियट होटल में मोदी जिंदाबाद के नारे लगते हैं। Speaking to Shekhar Gupta on NDTV's Walk the Talk, Jaswant also said that Vajpayee wanted to take action against Narendra Modi, but LK Advani stopped him. मोदी ने भी मीडिया के सवालों का चतुराई से जवाब देना शुरू कर दिया। जब भी कोई पत्रकार उनसे गुजरात पर प्रश्न करता तो वो कहते कि यह गुजरात को बदनाम करने की साजिश है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि मोदी अगर किसी और देश में होते तो उनको फांसी लग जाती। इस तरह मोदी ने खुद को पूरे गुजरात ब्रांड के एक प्रतिनिधि के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। मोदी पर सवाल को वो गुजरात राज्य के सम्मान और प्रतिष्ठा से जोड़ देते। अब मोदी खुद को पावरफुल बनाने के लिए गुजरात में आडवाणी की रथ यात्रा की तरह पूरे गुजरात में एक यात्रा निकालने के ऊपर प्लान करने लगे। जून 2002 में गुजरात भाजपा के नेता अहमदाबाद में मिलते हैं, जहाँ भावी गुजरात यात्रा का प्लान बनाया जाता है। इस यात्रा को गुजरात गौरव यात्रा का नाम दिया गया। इतनी हदे अपना गुजरात ने बदनाम करी मुक्यो, ये बधाने जवाब आप्यो छे, आ गुजरात गौरव यात्रा है।
लेकिन अब मोदी चाहते थे कि वे चुनाव जो 10 महीने बाद फरवरी 2003 में होने वाले थे वे कैसे भी करके जल्दी हो जाए। मार्च 1998 में बनी भाजपा सरकार का पूरा कार्यकाल 2003 में पूरा होने वाला था, लेकिन मोदी जल्द से जल्द चुनाव चाहते थे क्योंकि गुजरात सांप्रदायिकता के आधार पर बटा हुआ था, जिसे इस यात्रा के द्वारा और अधिक बांटकर वोट की फसल में बदलना था। इसलिए 19 जुलाई 2002 के दिन मोदी ने गुजरात के राज्यपाल SS भंडारी को अपना CM पद से इस्तीफा दे दिया और गुजरात विधानसभा भंग करने के लिए कह दिया। गुजरात विधानसभा भंग होने के बाद राज्यपाल ने मोदी को केयर टेकर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा। गवर्नर SS भंडारी भी मोदी की तरह ही RSS के कार्यकर्ता थे। इस तरह चुनाव में 9 महीने पहले ही गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई ताकि गोधरा कांड और गुजरात दंगों के बाद सांप्रदायिक आधार पर बटे गुजरात की वोट की फसल काटी जा सके। मोदी ने केंद्रीय चुनाव आयोग से कहा कि राज्यों में जल्दी से जल्दी चुनाव किए जाएं। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया था कि गुजरात में अभी चुनाव कराने लायक स्थिति नहीं है, लेकिन केंद्र में भाजपा की वाजपेयी सरकार थी, इसलिए अरुण जेटली भी चुनाव आयोग से खुद मीटिंग करके गुजरात में जल्द से जल्द चुनाव करने का दबाव डालती है। मोदी के जल्दी चुनाव करवाने की चाह के कारण 121 रिलीफ कैंप्स को बंद कर दिया जाता है। मोदी इन रिलीफ कैंपों को बंद करवाकर चुनाव आयोग को यह दिखाना चाहते थे कि गुजरात में सब ठीक है, और फिर उन्होंने बयान दिया जो शर्मनाक और घोर असंवेदनशील था। मोदी ने कहा, क्या भाई हम राहत शिविर चलाए? क्या मुझे वहाँ बच्चा पैदा करने वाले केंद्र शुरू कर देने चाहिए? हम दृढ़ संकल्प के साथ परिवार नियोजन की नीति पर चलकर प्रगति हासिल करना चाहते हैं। हम 5 और हमारे 25, किसके नाम पर ऐसा विकास किया जा सकता है? आपने कोई बहन बेटी ने इज्जत ली थी, तेम छताएं अपना गुजरात में दुश्मनों। यह बयान सुन के लगता है कि यह बयान कोई नफरत फैलाने वाला दे रहा है, लेकिन यह भाषण मुख्यमंत्री पद पर बैठा आदमी दे रहा था। गुजरात दंगों के समय गुजरात खुफिया विभाग के हेड रहे IPS RB श्री कुमार ने बताया कि कैसे जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए मोदी ने अधिकारियों पर दबाव डाला कि वे गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर पर फेवरेबल रिपोर्ट्स दे, यानी पॉजिटिव रिपोर्ट्स दे कि सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि चुनाव आयोग जल्द से जल्द गुजरात में चुनावों का ऐलान कर दे। Practically no officer has filed second affidavit because it is touching Mr. Modi. This is the fear complex, Modi phobia prevailing. Modi phobia had been created by Mr. Narendra Modi, Honorable Chief Minister. चुनाव आयोग ने 16 अगस्त 2002 के दिन कहा कि अभी गुजरात में स्थिति सामान्य नहीं है, इसलिए अभी चुनाव में कुछ और देरी हो सकती है। भले ही इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर तक चुनाव न कराने की बात कही, लेकिन मोदी पूरे इलेक्शन मोड पर चले जाते हैं। गुजरात दंगों के माहौल में हिंदू मतदाताओं को रिझाने के लिए मोदी ने सितंबर 2002 में ही गुजरात गौरव यात्रा शुरू कर दी। मोदी समय से पहले चुनाव करवाने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे थे कि तुरंत चुनाव कराने से इनकार करने वाले चुनाव आयुक्त को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उस वक्त के JM लिंगदो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लेकिन मोदी चुनाव आयुक्त के JM लिंगदो को माइकल लिंगदो कहकर पुकारने लगे। इसके पीछे मोदी का मकसद चुनाव आयुक्त को एक ईसाई की तरह दिखाना था, और यह दिखाना था कि कैसे एक ईसाई एक हिंदू मोदी के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। गौरव यात्रा के पहले ही दिन मोदी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर भी निहाई नीच टिप्पणी की। मोदी ने सोनिया गांधी को इटली की बेटी कहते हुए कहा कि कांग्रेस इटली का चश्मा पहनकर सत्ता पर वापस नहीं आ सकती। मोदी ने सोनिया गांधी के धर्म को टारगेट करते हुए कहा कि सोनिया गांधी रोमन पोप की सलाह लेती है। एक तरफ मोदी गुजरात गौरव यात्रा के बहाने गुजरात का माहौल खराब करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वाजपेयी गुजरात के इतने संवेदनशील वक्त में गौरव यात्रा निकालने के पक्ष में नहीं थे। वहीं आडवाणी भी मोदी के भड़काऊ भाषण से प्रसन्न नहीं थे, लेकिन मोदी की इस गौरव यात्रा को ग्राउंड पर बहुत समर्थन मिला। गुजरात के 182 विधानसभाओं में से 165 विधानसभाओं से होकर गुजरी इस यात्रा के दौरान ही मोदी हिंदुत्व के सबसे बड़े रक्षक और मसीहा के रूप में स्थापित हो गए। मोदी एक ऐसे हिंदू आइकन बन गए थे जिसका सपोर्ट हर कास्ट में था। 28 अक्टूबर 2002 को केंद्रीय चुनाव आयोग ने आखिरकार गुजरात में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। गुजरात में अब 12 दिसंबर 2002 के दिन वोटिंग होनी थी। 2001 के अक्टूबर महीने में गुजरात का CM बनकर आए मोदी और अब के मोदी में जमीन आसमान का अंतर था। मोदी गुजरात भाजपा को अपने हाथ में ले चुके थे और भाजपा के पुराने नेताओं को धीरे धीरे साइड कर चुके थे। अब वक्त था उन्हें हरेन पांड्या से बदला लेने का। आपको याद है सोहराबुद्दीन शेख जिसका फेक एनकाउंटर हुआ था, उस शख्स को जो है दरअसल सुपारी दी गई थी, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था हरेन पांड्या को मारने। अहमदाबाद के जिस एलिस ब्रिज सीट से हरेन पांड्या पिछले 15 साल से चुनाव जीतते आ रहे थे, मोदी ने उस सीट को हरेन पांड्या को देने से इनकार कर दिया। RSS और भाजपा के दोनों लीडरशिप ने मोदी को यह जीत छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मोदी अड़ गए। विधानसभा चुनाव में बस 1 महीना बचा था। नवंबर 2002 में RSS नेता मदन दास देवी, RSS के प्रमुख KS सुदर्शन और उनके डिप्टी मोहन भागवत, भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी,
अटल बिहारी वाजपेयी का संदेश देने के लिए मोदी से मिलने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मोदी ने बात नहीं मानी। मदन दास देवी देर रात तक मोदी के आवास पर रुकते हैं। मोदी जानते थे कि अब आरएसएस के हेडक्वार्टर और दिल्ली से कॉल आने लगेंगे, लेकिन रात सुबह 3 बजे वे शरीर में थकावट का बहाना बनाकर गांधीनगर सिविल अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के दबाव के बावजूद मोदी ने हरेन पांड्या को उनकी सीट वापस नहीं दी। इस तरह मोदी ने 1 साल के भीतर ही गुजरात में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और गृह मंत्री जैसे ताकतवर पद पर रहने वाले हरेन पांड्या का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। 12 दिसंबर के दिन गुजरात में वोटिंग होने जा रही थी। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम उलेमा काउंसिल ने एकदम लास्ट ओवर में मोदी को फुल टॉस गेंद दे दी। मौलाना कसम अशरफ ने फतवा जारी करते हुए गुजराती मुसलमानों को कहा कि वो अपनी 100% वोटिंग कांग्रेस को दे। बस इसे ही मोदी ने पकड़ लिया और चुनावी मुद्दा बना लिया। अब मोदी के अगले 3 दिन तक पूरे प्रचार में सिर्फ इसी बयान को लेकर हिंदुओं से अपील की कि वे दादागिरी और फतवा बाबा को हराने के लिए 100% वोटिंग करें। मोदी ने नारा दिया, पहले मतदान फिर कन्यादान। 15 दिसंबर 2002 के दिन आए गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणामों ने मोदी की गौरव यात्रा पर मोहर लगा दी। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से भाजपा को 127 सीट मिलती है। भाजपा का वोटिंग परसेंटेज 50% के आसपास रहता है। वहीं कांग्रेस 182 सीटों में से मात्र 51 सीटों पर आ सकी। इस तरह 22 दिसंबर 2002 के दिन मोदी एक बार फिर गुजरात के सीएम बन गए। मोदी के साथ 9 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें से एक थे अमित शाह, जिन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन अब हरेन पांड्या की कहानी का सबसे अंधेरा अध्याय शुरू होने वाला था। हरेन पांड्या ने आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिलकर यह कहना शुरू कर दिया कि मोदी अपने फायदे के लिए पार्टी को खत्म कर देंगे। मोदी द्वारा हरेन पांड्या जैसे सीनियर नेता को साइडलाइन किए जाने के बाद भाजपा की दिल्ली वाली लीडरशिप उन्हें गुजरात से दिल्ली बुलाने के बारे में सोचने लगती है। हरेन पांड्या का भी अब दिल्ली जाना तय हो चुका था और 3 महीने के बाद मार्च 2003 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हरेन पांड्या को दिल्ली शिफ्ट किए जाने के लिए एक फैक्स आता है। हरेन पांड्या को भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाता है। लेकिन इसके अगले ही दिन मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हरेन पांड्या की सुबह ही कुछ हमलावरों ने रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी। हरेन पांड्या के बूढ़े पिता ने इस हत्या की साजिश के लिए सार्वजनिक तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम लिया। गुजरात राज्य के खुफिया विभाग के हेड रहे IPS RB श्री कुमार ने बताया कि हरेन पांड्या की गतिविधियों पर अपडेट लेने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उन्हें रेगुलर बुलाया जाता था। हरेन पांड्या की हत्या की साजिश की जांच मोदी के अंदर आने वाली गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी की वाजपेयी सरकार थी और केंद्र के अंदर आने वाली CBI और गुजरात पुलिस ने कहा कि हरेन पांड्या की हत्या में पाकिस्तान की ISI, लश्कर तैयबा और दुबई स्थित अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ है। इस तरह हरेन पांड्या की हत्या मामले में 12 मुसलमानों को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन 8 साल बाद सितंबर 2011 में गुजरात हाई कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को बाइज्जत हरेन पांड्या केस से बरी कर दिया। साथ ही इस पूरे केस को मनगढ़ंत बताया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गुजरात के गृह मंत्री जैसे पद पर रहे हरेन पांड्या की मौत की जांच सही से क्यों नहीं की गई? और यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिलता। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने RSS के प्रचारक और भाजपा के ताकतवर नेता सुरेश जोशी को भी साइडलाइन कर दिया। गोधरा कांड और गुजरात दंगों ने मोदी को गुजरात में विश्व हिंदू परिषद RSS और अपने पार्टी से बड़ा कर दिया। दोस्तों, तो यह थी कहानी कैसे गुजरात दंगों और गोधरा कांड की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को मोदी ने अपनी राजनीतिक करियर के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया। कैसे मोदी ने गुजरात के इतने संवेदनशील दौर में भी किस तरह के बयान दिए जो आज तक उसी निम्न स्तर पर जारी है। तो दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ यहीं तक। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।